नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपना स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपन ने छठे अध्याय का आधा पढ़ लिया था। नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास अध्याय का नाम है अपना, जिसमें अपन ने दो टॉपिक है वो पढ़ लिए थे। एक पढ़ा था अपन ने सुख का संभावी विकास कार्यक्रम और दूसरा पढ़ा था अपन ने पर्वतीय विकास कार्यक्रम। ये दोनों हैं वो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के उदाहरण। किसके उदाहरण है? लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के। और एक और था जिसमें था लक्ष्य समूह नियोजन। अब उसके भी दो कार्यक्रम थे। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि लक्ष्य समूह नियोजन के दो जो कार्यक्रम है वो कौन कौन से हैं। कमेंट करके बताना है आपको, और उसके आगे वाला जो अध्याय है आज अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। पहला क्या लिखा हुआ आपने? समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। इससे पहले अपन थोड़ा एक रिकॉल कर लेते हैं। सुख का संभावित क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम था, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में था? चौथी पंचवर्षीय योजना में। और पर्वतीय विकास कार्यक्रम है वो कौन सी में था? पांचवी। पर्वतीय से प से पांचवी और सुका से चौथी। अब अपन पढ़ रहे हैं समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम कौन से क्षेत्र के लिए चलाया गया था? तो ये भरमौर क्षेत्र के लिए चलाया गया था। याद रखना, भरमौर क्षेत्र। और ये भरमौर क्षेत्र है कहां? तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है? चंबा जिला। चंबे जिले की दो तहसीलें, एक तो है भरमौर और दूसरी है होली। समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र के लिए चलाया गया। उसकी दो तहसीलों को शामिल किया गया। कौन कौन सी दो तहसीलों को शामिल किया गया? तो एक तो भरमौर तहसील को शामिल किया गया और दूसरी होली तहसील को शामिल किया गया। अब ये है ना, कब शुरू हुआ कार्यक्रम? तो 21 नवंबर 1975। ये वाली डेट है ना, 21 नवंबर 1975। ये तो थी डेट जब शुरू किया गया था वो। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आया, और क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, एक बार मॉडल पेपर में आया था कि समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम है कौन से दशक में शुरू किया गया? तो दशक है, तो यहां क्या लिखा हुआ? 1975। इसका मतलब कौन सा दशक है? 1970 का दशक का दशक। ठीक है ना? तो कंफ्यूज कर सकते हैं। इस प्रकार की कंफ्यूज वाले की जो क्वेश्चन है वो आप क्लास में बैठोगे, क्लास को देखोगे तो ये आपके सॉल्व होंगे। क्या था? 21 नवंबर 1975 को समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र में यह कार्यक्रम लागू किया गया। क्वेश्चन क्या पूछा? कौन से दशक में? अब आपको आगे से ध्यान रखना, दशक के अंदर ये जो बीच वाला जो भी आएगा, अब मान लेता हूं मैं ये लिख देता हूं। बताओ ये कौन सा दशक है? तो ये हो जाएगा 1980 का दशक। ठीक है। यदि इसकी जगह मैं 9 कर दूं तो कौन सा दशक हो जाएगा? 1990 का दशक। दशक है ना, जो सेकंड नंबर लिखे हुआ है वो वाला आपको याद रखना है। ठीक है। तो ये दशक कहां से शुरुआत हुआ है? 1970 के दशक से कार्यक्रम की शुरुआत हुआ। कौन सा कार्यक्रम? समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम। उससे पहले वाले दो है ना वो इंपोर्टेंट है। पर्वतीय विकास कार्यक्रम बोर्ड में पिछली बार भी पूछा हुआ था, और सुखा संभावी भी पूछा हुआ। वो दोनों ज्यादा इंपोर्टेंट है, और इसके बाद वाला भी, लेकिन इसको भी याद रखना है। अब इस भरमौर क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती थी, वो कौन सी थी? गद्दी जनजाति। नाम थोड़ा अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन जनजाति का क्या नाम है? गद्दी जनजाति है, जो कौन से क्षेत्र में निवास करती है? भरमौर क्षेत्र की, चंबा तहसील की, चंबा जिले की दो तहसील है, भरमौर और होली तहसील इसके अंदर। अब इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? किसकी? गद्दी जो जनजाति है उसकी 113। उस समय की बात हो रही है जिस समय ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, उस समय इसकी जनसंख्या ये थी। तो घनत्व कितना था? यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोग कितने थे? 21 व्यक्ति। किसकी बात कर रहे हैं अपन? जनजाति की बात कर रहे हैं। कौन सी जनजाति की? गद्दी जनजाति की जनसंख्या ये थी, और इसका घनत्व ये था। कौन से क्षेत्र में? भरमौर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? तो भरमौर क्षेत्र में। अब इन गद्दी जनजाति की कुछ विशेषताएं और थी। ये क्या क्रियाकलाप करती थी, इनके बारे में इसके आगे चर्चा करते हैं अपन। हाँ, तो इनकी विशेषता किसकी? भरमौर क्षेत्र की या फिर गद्दी? तो गद्दी जनजाति की भरमौर क्षेत्र की विशेषता, या फिर बोल दिया जाए गद्दी जनजाति की विशेषता।
ये क्या करती थी, ऋतु प्रवास का कार्य करती थी। ऋतु प्रवास कैसे कैसे होता है, अपन ने पहले अध्यायों में पढ़ चुके हैं। ऋतुओं के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करना या जाना क्या कहलाता है, ऋतु प्रवास। और ये अधिकतर जनजातीय लोग करते हैं, जो चलवासी पशुचारण करते हैं ना, वो लोग इस ऋतु प्रवास को करते हैं। तो यही गद्दी जनजाति चलवासी पशुचारण भी करती है और ऋतु प्रवास भी करेगी। तो इसके साथ में दूसरी विशेषता आप ये भी लिख सकते हो, ये क्या लिखेंगे, चलवासी पशुचारण का काम करते थे। और दूसरी, ये गद्दियाली भाषा बोलते थे। इनकी भाषा थी कौन सी, गद्दियाली भाषा। और इनकी आर्थिक क्रिया थी, अभी अपन ने बात कर दी, आर्थिक क्रिया इनकी क्या रहेगी, चलवासी पशुचारण, जिसमें भेड़ बकरी का पालन करते थे, मुख्य रूप से भेड़ और बकरी का पालन, और कृषि में भी कहीं कहीं पर स्थानांतरित कृषि भी करते थे। और ये इनकी विशेषताएं हैं। आगे फिर उसके बाद में इस जनजातीय समन्वित विकास कार्यक्रम के क्या उद्देश्य रहे, क्यों चलाया गया था। उद्देश्य, हेडिंग क्या लिखी अपन ने, उद्देश्य, समन्वित जनजातीय विकास कार्यक्रम के उद्देश्य। तो गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार लाना, जो जनजाति थी गद्दी जनजाति, उसके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम चलाया गया था। ये सारे कार्यक्रम अपन ने जो भी पढ़े थे, वो उस क्षेत्रीय, जो क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, उसकी आर्थिक और सामाजिक रूप से उनको विकसित करने के उद्देश्य से चलाए जाते थे। दूसरा, भरमौर व हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में अंतर था, उसको कम करना। हिमाचल प्रदेश के बाकी जो क्षेत्र थे वो तो विकसित हो गए, लेकिन भरमौर क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र होने की वजह से क्या हो गया, पिछड़ गया। तो उन दोनों के बीच में गैप बन गया, अंतर बन गया, उस अंतर को कम करना, ये भी इसका उद्देश्य था। तो दो उद्देश्य पढ़ लिए अपन ने, क्या लिखा, पहला तो गद्दियों के जीवन स्तर में सुधार लाना, फिर दूसरा भरमौर क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश का और अन्य क्षेत्र, उसके अंदर जो अंतर है उस अंतर को कम करना। अब इसके लिए कौन कौन से कार्य किए गए, तो प्रमुख कार्य, समन्वित जनजातीय विकास के अंदर कौन कौन से कार्यक्रम किए गए, तो परिवहन, संचार, कृषि व इससे जुड़े हुए सामुदायिक एवं सामाजिक सेवाओं को विकास सर्वाधिक महत्व दिया गया। एक तो परिवहन का विकास किया गया, सड़क परिवहन हो गया, रेल परिवहन होगा, इसका बहुत अधिक विकास किया गया। संचार के साधन विकसित किए गए। कृषि है वो नकदी फसलों को उगाने के लिए उनके ऊपर बल दिया गया। पहले के जो समय में जो जनजाति के लोग थे वो स्थानांतरित कृषि करते थे, जिससे अधिक लाभ नहीं हो पाता था। हाँ, लेकिन अभी जो है इनको क्या किया, कृषि है वो नकदी फसलें, रोपण कृषि को ऊपर बल दिया गया, सर्वाधिक महत्व दिया गया। इससे क्या हुआ, इसके परिणाम क्या निकले, तो ये इसके परिणाम है। क्या परिणाम रहे थे, होली व खनी क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ। समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम से होली एवं खनी क्षेत्र में तो अत्यधिक विकास हुआ, जबकि तुदा एवं कुगती क्षेत्र में कम विकास हुआ। अब कहीं पे फायदा होगा तो कहीं पे नुकसान, थोड़ा बहुत नुकसान तो नहीं कह सकते इसको, भाई इनका विकास थोड़ा कम हुआ और इनकी तुलना में इनका विकास है वो अधिक हुआ। होली एवं खनी क्षेत्र में जो विकास है वो अधिक हुआ, जबकि तुदा एवं कुगती क्षेत्र में कम हुआ। इससे सामाजिक सांस्कृतिक लाभ भी हुए थे। कौन कौन से सामाजिक सांस्कृतिक लाभ हुए थे, ये भी परिणाम के अंदर ही है, सामाजिक सांस्कृतिक लाभ ये भी परिणाम के अंदर ही है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक लाभ, इसमें स्कूलों, अस्पतालों, पेयजल, सड़कों, संचार एवं विद्युत के रूप में विकास किया गया। अभी अपन ने बात की थी, कार्य क्या किया गया था, पेयजल का विकास किया गया, संचार के साधनों का विकास किया गया, परिवहन का विकास किया गया, और उसके साथ साथ में साक्षरता को बढ़ाने के लिए स्कूलों एवं अस्पतालों को भी, स्कूलें खोली गई और लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए अस्पताल बनाए गए, तो इनका विकास किया गया। फिर साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई, ये इसके परिणाम में, क्या साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई, तो 1971 में, ये कार्यक्रम तो 1975 से शुरू हुआ था, लेकिन 1971 में वहां की साक्षरता दर थी 1.88, 1.88% थी। वो बढ़ करके कितने हो गई 2011 में, 2011 में ये बढ़ करके
65% हो गई थी। इतनी ज्यादा साक्षरता बढ़ गई। तो दूसरा लाभ कौन सी साक्षरता में? महिला साक्षरता। महिला साक्षरता जो 1.88 थी वो 2011 में बढ़कर के 65% हो गई। पुरुष व महिला साक्षरता में जो अंतर था वो भी कम हुआ। लिंगानुपात में भी सुधार हुआ। बाल विवाह उसका भाई कमी आई उसमें। फिर पशुपालन का घटते महत्व के कारण ऋतु प्रवास भी क्या हुआ? कम हुआ था। और उसके अलावा परंपरागत खाद्यान्न फसलों के स्थान पर पशुपालन के साथ दालें एवं अन्य नकदी फसलों की खेती की जानी शुरू हुई। पहले अपन ने कृषि में बात की थी कि ये जो लोग थे स्थानांतरित कृषि अधिक करते थे, तो उनके स्थान पर इनको नकदी फसलें रोपण कृषि करने के लिए बढ़ावा दिया गया। तो ये इसके परिणाम थे, आपको ये वाले लिखने थे। फिर उसके बाद में आगे चौथा जो कार्यक्रम आता है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र अपने राजस्थान से जुड़े हुए क्या है, मैं आपको पहले यहां से बता देता हूं। ये एक नदी है जिसका नाम है सतलुज नदी। मैं आपके अंदर ध्यान रखना, आपको याद हो जाएंगे। उसके अंदर यहाँ एक बांध बना हुआ है पंजाब में, हरी के बैराज। कौन सा बांध बना हुआ? हरी के बैराज बांध बना हुआ है। वहां से एक नहर निकल गई है और गंगानगर में रावसर शाखा से थोड़ी ऊपर की तरफ आती है। ये नहर है ना, ये केवल और केवल फीडर नहर है। कैसी नहर है? फीडर नहर, यानी कि यहां सिंचाई नहीं की जाती है। फीडर नहर है जिसकी लंबाई है 204 किलोमीटर। 204 किलोमीटर, जिसमें से 35 किलोमीटर तो किसके अंदर है? राजस्थान के अंदर। बाकी 169 किलोमीटर है वो पंजाब में। कुल मिलाकर के कितने किलोमीटर हो गई? 204 किलोमीटर फीडर नहर की लंबाई। फिर यहां से आगे गडरा रोड तक कितने किलोमीटर है वापस? 445 किलोमीटर। 445, ये है 204। कौन सी? ये वाले 204, ये है 445। कुल मिलाकर के कुल लंबाई कितनी हो गई? 649 किलोमीटर लंबाई है इसकी। अब आपसे पूछ रहे इंदिरा गांधी नहर की जो कुल लंबाई है, तो 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके जो इंजीनियर थे उनका नाम था कंवर सेन। क्या नाम था भाई? कंवर सेन। कौन सी नदी से निकाले गए हैं? तो ये सतलुज नदी से निकाली गई है। एक मिनट पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा। हाँ, कौन सी नदी से निकाली गई है? तो सतलज नदी से निकाली गई है। और कौन से बांध से निकलती है? तो हरि के बैराज बांध से निकलती है। बैराज बांध होता है ना, उसका उद्देश्य सिंचाई या पेयजल की आपूर्ति होता है। अब इसको पढ़ना। अब इसके अंदर इधर की तरफ पहली शाखा निकलती है, मैंने 1 नंबर लिखा है, वो है रावतसर शाखा। कौन सी शाखा? रावतसर शाखा। ये एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं ओर है। कौन सी ओर? ये इधर वाली है वो बाईं, और इधर मैंने लिखा है दाईं। दाईं, ये मेरा दायां हाथ है, इधर लिख दिया दाईं और इधर लिख दिया बाईं। बाईं ओर की एकमात्र शाखा है, उसका नाम है रावतसर। बाकी वाली सारी की सारी शाखाएं, यानी कि जो ढाल है वो पाकिस्तान की तरफ होने की वजह से ये तो सारी की सारी कैसी है? शाखाएं। दूसरी आ जाती है सूरतगढ़ शाखा, तीसरी अनूपगढ़, चौथी पुंगल, पांचवी दांतोर, छठी बरसलपुर, सातवीं सारणवाला और आठवीं शहीद बीरबल। इस प्रकार से शाखाएं हैं। और इधर है उसके बारे में सारी की सारी जो लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें मैंने ABCDEFGH के अनुसार लिखी हुई है। ए में है चौधरी कुंभाराम आर्यन लिफ्ट नहर। याद रखना, चौधरी कुंभाराम आर्यन लिफ्ट नहर है, उसकी लंबाई है ना वो सबसे अधिक है। कितनी है? 666.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर की लंबाई 666.5 किलोमीटर, ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। फिर उसके बाद में आती है कंवर सेन लिफ्ट नहर। इसकी लंबाई है 151.66 किलोमीटर, लेकिन इसकी वितरिकाओं की लंबाई अधिक है। फिर आती है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर और जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर। बाईं ओर की तरफ लिफ्ट नहर।
अब आपको नहीं याद रहे कि इस तरफ वाली कौन सी है, इस तरफ वाली कौन सी, याद नहीं करनी है अपन को। आपको तो केवल इतना याद रखना कि बाईं तरफ है वो लिफ्ट नहरें हैं और दाईं तरफ शाखाएं। केवल इतना याद रखना, बाईं तरफ तो क्या है, लिफ्ट नहरें, और दाईं तरफ शाखाएं। और एक याद रखना कि चौधरी कुंभाराम आर्य है वो सबसे लंबी है, और एक कुंवर सेन को याद रख देना। दो याद रखने हैं, और को लंबाई याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात ही। अब इसके आगे क्या याद रखना है वो देखते हैं हम पर। जो आपको याद करना होगा ना वही बताऊंगा। ठीक है, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है। ये अब से इसके बाद में जो भी लिखी हुई है वो सारी याद करने वाली है। पुराना नाम इसका क्या है, राजस्थान नहर। इसी का पुराना नाम राजस्थान नहर था, उसके बाद में इसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसके जनक एवं इंजीनियर कौन थे, कंवर सेन थे। इसकी परियोजना शुरुआत हुई थी 31 मार्च 1958 को, ये वाली याद रखना। 31 मार्च 1958 की इसकी परियोजना शुरू हुई थी, और उत्पत्ति स्थल है वो है हरि के बैराज। बात कर दी थी, सतलुज नदी के ऊपर हरि के बैराज से निकलती है। इसकी वितरिकाओं सहित लंबाई है वो है 9060 किलोमीटर। 9060 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी 649 किलोमीटर। अब दोनों अलग अलग है। ये वितरिकाओं सहित, जैसे वितरिकाएं ऐसे है, ये मुख्य नहर हो गई, ये इधर आती है। फिर उसके बाद में इधर ये लिफ्ट नहर हो गई। फिर उसके बाद में इस लिफ्ट के नहर के भी अंदर भी खूब सारी ऐसे छोटी छोटी वितरिकाएं निकालते हैं। इन वितरिकाओं सहित तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 9060 किलोमीटर। जबकि कुल लंबाई तो इसकी कितनी है, कहां से कहां तक है, हरी के बैराज से लेकर के 0 पॉइंट गडरा रोड तक। 0 पॉइंट कहां है, गडरा रोड तक इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। अब कुल सिंचित क्षेत्र, इस परियोजना से कुल सिंचित क्षेत्र था वो है 19.63 लाख हेक्टर। ये पहले इसका लक्ष्य रखा गया था वो 16.717 लाख हेक्टर था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 19.63 लक्ष्य इसका रखा गया। तो इसका कुल सिंचित क्षेत्र हो गया 19.63, जो पूरा का पूरा लक्ष्य हासिल हो गया है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो जितना लक्ष्य था सिंचाई क्षेत्र का वो पूरा पूरा हो गया। इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा दूसरा चरण इंपॉर्टेंट है। पहले चरण में क्या हुआ था, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर का उत्तरी भाग, इन इन क्षेत्रों में नहर बनाई गई। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, यानी कि ऊपर ऊपर वाले राजस्थान की तरफ ये बनाई गई। इसका सिंचित क्षेत्र कितना हुआ पहले चरण का, 5.53 लाख हेक्टर का। सिंचाई की शुरुआत 1960 के दशक में शुरू कर दी थी। अभी अपने बात की थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, अब आपको वापस कमेंट में बताना है, मैंने तो लिखा था उधर। तो ये 1960 के दशक में, क्या 1960 का दशक वो था, देख लेना आप उसके अनुसार। वो 1960 का दशक नहीं था, लेकिन अब वापस देखोगे तो पता चलेगा। सिंचाई की शुरुआत है 1960 के दशक में शुरुआत हो गई थी। फिर आते हैं अपन दूसरे चरण की तरफ। दूसरा चरण है, उसके अंदर बीकानेर पूरा जिला, पहले तो अपन लिखा था बीकानेर का उत्तरी भाग, अब आप सोचोगे कि उसमें भी बीकानेर लिख दिया, दूसरे चरण में भी बीकानेर, तो उसमें तो केवल बीकानेर का उत्तरी भाग था, अब बीकानेर पूरा। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू। अब आप पूछोगे कि जोधपुर, नागौर और चूरू में तो कहां जाती है, अब इसकी लिफ्ट नहरें और वितरिकाएं यहां तक भी जाती है इनकी। तो यहां तक दूसरे चरण में इसका काम पूरा हुआ। इसका सिंचित क्षेत्र बहुत अधिक था, उस वाले में 5% था लगभग, लेकिन इसमें है 14.10 लाख हेक्टर। और 1980 के दशक में आकर के इसमें सिंचाई की शुरुआत होती है। उसकी तो हुई थी 1960 में, तो इसकी होती है 1980 के दशक में। इसकी 70% सिंचाई है वो वितरिकाओं से होती है, 30% सिंचाई है वो लिफ्ट नहर से होती है। भाई अपन ने बात कर दी थी लिफ्ट नहरें क्या होती है और वितरिकाएं क्या होती है। लिफ्ट नहरें मुख्य के बाईं तरफ किनारे से निकलती है। लिफ्ट नहरें जो मुख्य नहर के कौन से किनारे से निकलती है, बाएं किनारे से। वो भी अपन ने पहले पढ़ लिया था, इधर मैंने लिखा था बायां किनारा, उधर लिखा था दायां किनारा। बाएं किनारे में क्या आती है, लिफ्ट नहरें, और दाएं किनारे में शाखाएं।
अब इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के प्रभाव क्या है, सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ, क्या क्या इसके प्रभाव पड़े, ये वाली बात याद रखनी। सकारात्मक प्रभाव क्या है, एक तो वृक्षारोपण हो गया, चारा गांवों का विकास हुआ, और पश्चिमी राजस्थान की भूमि है वो हरी भरी हो गई। पहले पश्चिमी राजस्थान बहुत शुष्क प्रदेश था, और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से ये पूरा हरा भरा हो गया। इसके अलावा भी पश्चिमी राजस्थान में खूब सारी योजनाएं चलती थी। एक अपनी जो मनरेगा के अंतर्गत योजना चलती थी टांके बनाने की, राज्य सरकार सहायता देती थी, वो अभी चर्चा में चल रही है, बंद हो गई। बोल रहे हैं कि टांकों से सिंचाई करनी थी। अब सरकार को सोचना होगा कि भाई टांकों से सिंचाई किस प्रकार से होती। तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य था वो टांकों से सिंचाई करने का था, और लक्ष्य प्राप्त नहीं होता दिख रहा है, इसलिए हमने योजना बंद कर दी। सोचने वाला विषय है। देखते हैं भाई, अपन अभी पढ़ रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना को। वृक्षारोपण एवं चारागाहों के विकास में राजस्थान की भूमि हरी भरी हो गई है। दूसरी क्या इसके सकारात्मक प्रभाव हुआ, वायु अपर्दन धीमा पड़ गया, क्योंकि पहले यह शुष्क मरुस्थलीय भाग था, और मरुस्थलीय भाग होने की वजह से वायु अपर्दन अधिक होता था, उसके ऊपर भी नियंत्रण हुआ। तो वायु अपर्दन धीमा पड़ने से मरुस्थल के फैलाव पर भी नियंत्रण हो गया। सिंचित क्षेत्र के विस्तार से बोए गए कृषि भूमि क्षेत्र में भी विकास हुआ है, वृद्धि हुई है, विकास नहीं वृद्धि हुई। बोए गए क्षेत्र में पहले जो ये भूमि थी वो बंजर पड़ी थी, शुष्क थी, इसलिए अब इसके सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई है, इससे बोए गए क्षेत्र में भी वृद्धि हो गई, इससे उत्पादन भी क्या हुआ है, बढ़ा है। अब स्वाभाविक सी बात है, कुछ लाभ होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। क्या नुकसान होंगे, लेकिन उससे पहले अपन पहले लाभ पढ़ लेते हैं। पहले सकारात्मक प्रभाव क्या है या लाभ क्या है। सिंचाई से कृषि एवं पशुधन उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई थी। अभी बात की थी बोए के क्षेत्र में वृद्धि होगी तो उत्पादन स्वाभाविक सी बात है वृद्धि होगी। उसके अलावा पशुधन के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। पारंपरिक फसलें बोई जाती थी पहले, क्या थी, चना था, बाजरा था, ग्वार था। ये क्या है, जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी हो जाती है, उनके स्थान पर अब क्या होने लग गई, गेहूं, कपास, चावल, मूंगफली का उत्पादन होना शुरू हो गया। क्यों, क्योंकि सिंचाई बढ़ गई। तो पारंपरिक फसलों के स्थान पर जो नकदी फसलें हैं, जिसमें गेहूं है, कपास है, चावल है, मूंगफली, इनका उत्पादन शुरू हो गया। गेहूं और जो अपन चावल बढ़ रहे हैं ना, ये नकदी कैसे, लेकिन इस क्षेत्र के लिए नकदी है, क्योंकि ये वाला क्षेत्र है ना, चावल और गेहूं का खाद्यान्न के रूप में नहीं प्रयोग करता है, जबकि बाजरे का प्रयोग करता है। तो इनके लिए तो ये क्या हुआ, नकदी रूप में। अकाल पर भी रोक लगी। पहले अपन इस क्षेत्र में खूब पढ़ते थे कि अकाल पड़ गया, तो इस अकाल में भी रोक लग गई, लोगों की आय में वृद्धि हुई, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। कोई भी योजना चले, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना। वो भी हुआ, इसमें जीवन स्तर में सुधार हुआ। अब स्वाभाविक सी बात है भाई, जिसके सकारात्मक प्रभाव है उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे, कुछ लाभ होंगे तो कुछ हानियां भी होगी। तो इसमें भी एक हानि हुई थी, वो है जल भराव की समस्या, यानी कि सैम की समस्या। अत्यधिक सिंचाई करने से सैम की समस्या उत्पन्न हुई, मृदा में लवणता अधिक हो गई, और मृदा है वो बंजर होनी शुरू हो गई, भूमि निम्नीकरण है वो प्रारंभ हो गया। तो ये नॉर्मल सी समस्याएं हैं, इसका समाधान संभव है। हालांकि मोटे तौर पे देखा जाए तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के खूब सारे लाभ थे। अब ये इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र का सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय, इसमें एक बार में क्वेश्चन आया था, पिछली बार मैंने हेडिंग ऐसे लिखाई थी, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के बढ़ावा देने के उपाय क्या है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र है, इसको बढ़ावा देने के उपाय क्या है, जबकि क्वेश्चन ऐसे पूछा था, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय। क्वेश्चन यहां तक ही पूछा केवल, यहां से आगे वाला, और मैंने ये हेडिंग ये वाला लिखा, बच्चे कंफ्यूज हो गए। लेकिन अब मैं इसको पूरी हेडिंग लिखवाता हूं। क्या है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय। कौन कौन से उपाय हैं, जल प्रबंधन नीति को कठोरता से पालन होना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं, जैसे अपने बेगजी गुरु के जैसे, नहर के अंदर लड़े डाल देते हैं, अधिक पानी का उपयोग कर लेते हैं। तो जल नीति बननी चाहिए कि भाई किसको कितना पानी का उपयोग करना है। तो जल प्रबंधन नीति बननी, कठोरता इसका पालन भी होना चाहिए। कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र है, इनमें सिंचाई बहुत अधिक क्षेत्र को करनी है, इसलिए कम पानी देने वाले जो फसलें हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए। बहते हुए जल को हानि को रोकने के लिए उचित उपाय भी करना चाहिए।
वृक्षारोपण एवं चारागाहों का विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। गरीब किसानों को कृषि कार्य के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए। जो गरीब किसान है उनको कृषि कार्य के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए, संस्थागत सहायताएं देनी चाहिए, और कृषि के अलावा अन्य सेक्टरों का विकास भी किया जाना चाहिए। इसके अलावा और है, इसके आगे सतत पोषणीय विकास, हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। सतत पोषणीय विकास क्या है? वो थे सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय, और ये थे सतत पोषणीय विकास। ये सबसे पहले नॉर्वे की प्रधानमंत्री थी ब्रेंटलैंड, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट का नाम था ओवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। इस नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उसके अंदर सतत पोषणीय विकास की परिभाषा दी थी सर्वप्रथम। तो सतत पोषणीय शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1987 में ब्रेंटलैंड रिपोर्ट में किया गया। इन नॉर्वे की प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में भी ये सतत पोषणीय विकास का सबसे पहले नाम प्रयोग किया गया। उस रिपोर्ट का नाम था और कॉमन फ्यूचर, यानी कि हमारा साझा भविष्य। कब हुई थी? 1987 के अंदर। यहां से छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी। फिर विश्व पर्यावरण विकास आयोग ने नॉर्वे की प्रधानमंत्री ब्रेंटलैंड द्वारा ये प्रयोग की गई। वही बात है, नॉर्वे की प्रधानमंत्री के द्वारा इन्होंने एक परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी? सतत पोषणीय विकास की। कि विकास ऐसा होना चाहिए कि यह एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए इस प्रकार करती है कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी उसका नुकसान नहीं हो। विकास ऐसा होना चाहिए जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान भी नहीं करे। इस प्रकार के विकास को क्या बोलते हैं? सतत पोषणीय विकास, यानी कि लगातार विकास होता रहे, कोई एक पीढ़ी पे आने के बाद में विकास रुक नहीं जाए, ऐसा विकास होना चाहिए। इसके अलावा सतत पोषणीय विकास से जुड़ी हुई कुछ और भी पुस्तकें भी हैं। अन्य पुस्तकें द पॉपुलेशन बॉम्ब 1968 में जो सुनाया हुआ है एक बार मॉडल पेपर में, ये एवरलीच के द्वारा लिखी थे। फिर उसके अलावा द लिमिट टू ग्रोथ 1972 में मिडोस के द्वारा लिखी थे। दोनों पुस्तकों को याद रखना। एक बार ये पूछ लिए, अब हो सकता है अगली बार ये पूछ ले, तो ये वाला अब याद रखना, 1972 मिडोस के द्वारा। इस प्रकार अपना अध्याय पूरा हो जाता है और ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए तो सिलेबस भी पूरा हो गया है। अब आपको मैं रिवीजन के रूप में वापस से क्लासेस शुरू कर रहा हूं। पहले पार्ट से अंतिम पार्ट तक पूरा का पूरा रिवीजन है वो 4 वीडियोस में करेंगे, और 20 तारीख से अपनी हाफ ईयरली का एग्जाम है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपका 100% जो पेपर है अपने वीडियो में से आए आए तो सब्सक्राइब कर दे। और सभी सब्जेक्ट के लगभग आर्ट्स स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट है, उनके वीडियोस आपको अपने चैनल के ऊपर उपलब्ध होंगे। 9 से लेकर 12 तक के हाफ ईयरली के हो या फिर ईयरली एग्जाम के पेपर सॉल्यूशन सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे पहले अपने चैनल पे उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसलिए भी सब्सक्राइब कर दें, और इसलिए भी सब्सक्राइब कर दें कि हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से लाभ कमाने का नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी है उनकी तरफ अधिक से अधिक शिक्षा पहुंचे, और बड़ी कोचिंग संस्थाओं से जो मोटी फीस लेती है अपन फ्री में उपलब्ध करवाएं। और यदि हमारे को कोई लाभ होता है तो उस लाभ से हम पेड़ पौधे लगा देंगे या फिर ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में योगदान कर देंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना है।